Hello dear students, welcome back to an Avasti video solution series. In today's video we are going to discuss level 3 one and more correct question series, and in this video we discuss question 15 to question 22. Let's start from question 15. Question 15 हमें क्या बोल रहा है? The radial distribution function PR is used to determine the most probable radius which is used to find the electron in a given orbital. कि हमारे पास किस पर्टिकुलर मोस्ट प्रोबेबल रेडियस पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग को यहाँ पर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिटरमाइन करता है. इसके बाद अपने को बोला गया है कि डी पी आर अपॉन डी आर फॉर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम हैविंग एटॉमिक नंबर जेड इज. तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर्व. तो हमारे पास आप किसी भी फंक्शन या कर्व प्लॉट करते हैं तो यदि मैक्सिमा अपन दिस पॉइंट जो होता है मैक्सिमा, यहाँ पर ये जो ग्राफ होगा वो किसके बीच में, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस आर. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस मैक्सिमम पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, पी आर का चेंज विद रेस्पेक्ट टू आर क्या होगा, जीरो होगा. इसलिए हमारे पास डी पी आर अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो. इस मैक्सिमम पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए अपन इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास सही दिया हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू पे क्या होगा, डी पी आर अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो, जो कि क्या होगा, वन एंटी नोड को डिनोट भी करेगा, जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की टेंडेंसी सबसे मैक्सिमम होगी. ये रिवर्स ऑफ नोड है. नोड क्या होता है, नोड हमारे पास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी मिनिमम यानी जीरो होती है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर लिथियम 2+ इज. तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल रेडियस के लिए अपन कौन सा एक्सप्रेशन रखेंगे, जहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने डिस्टेंस पे हमारे पास ऑक्यूपाई हो रही है. क्योंकि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो देता है गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो हमारे पास यदि अपन इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं डी पी आर अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2r माइनस 2zr² अपॉन ए नोट इक्वल टू जीरो. तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा ए नोट बाई जेड. ये मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पर जो जेड है वो एटॉमिक नंबर है. तो लिथियम के लिए जेड की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, तो ए नोट बाई 3 हो जाएगा फॉर लिथियम 2+. अब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए. तो लिथियम 2+ भी वन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन यूज़ किया जा सकता है. तो रेडियस हमारे पास हो जाएगी ए नोट बाई 3 फॉर हीलियम प्लस. रेडियस मोस्ट प्रोबेबल रेडियस हमारे पास हो जाएगी ए नोट बाई 2. और हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन के लिए रेडियस हो जाएगी हमारे पास ए नोट. ठीक है. तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे. तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट अपने को आइडेंटिफाई करना था. तो ऑप्शन ए बी सी एंड डी ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट है 16th. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. एन ऑर्बिटल विद एल इक्वल टू जीरो इज सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस. तो एल इक्वल टू जीरो जो होता है वो एस सबशेल के लिए होता है. एस सबशेल का जो शेप होगा वो स्पेरिकल होता है. स्पेरिकल शेप होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस और इन ऑल डायरेक्शंस जो होती हैं वो सेम होती है. तो ये सिमेट्रिकल नेचर का होगा. बट यहाँ पर एल इक्वल टू 1 जो कि किसके लिए, पी सबशेल के लिए. पी सबशेल हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और वहाँ उस एक्सिस के अलोंग भी ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, यानी नॉन सिमेट्रिकल होगा, नॉन सिमेट्रिकल. तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट तो फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. और बोला गया है 3D(z)² इज स्पेरिकली सिमेट्रिकल अबाउट द जेड एक्सिस. तो हमारे पास इसका एक्सप्रेशन यदि आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3D(z)² का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि अपन चेक करें तो यहाँ पर पॉइंट जहाँ पे न्यूक्लियस आ रहा है वहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सराउंडिंग में. तो जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास ये सिमेट्रिकल होगा. तो यही स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स अपने को आइडेंटिफाई करने, तो ए और सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है 17th. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. रेडियल फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ वेव फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटम नंबर्स. तो वेव फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक तो रेडियल फंक्शन होगा और एक
एंगुलर फंक्शन होगा। रेडियल फंक्शन जो होता है वो एन और एल पे डिपेंड करता है, और एंगुलर फंक्शन जो होता है वो एल एंड एम क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन ओनली लिखा हुआ है तो फॉल्स हो जाएगा। फिर अपने को बोला गया एंगुलर फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन डायरेक्शन, यानी केवल एंगुलर फंक्शंस पे डिपेंड करता है एंगल्स पे, जिसे थीटा और फाई, ये आर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे हमारे पास ये डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके बाद दिया हुआ है साई स्क्वायर आर थीटा फाई। तो हमारे पास जो साई स्क्वायर होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर दिया हुआ है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि हमारे पास पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी आर डिस्टेंस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के द्वारा बताई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से, बी सी एंड डी, ठीक। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, विच इज़ आर करेक्ट ग्राफ। तो यहाँ पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यदि अपन देखें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो हमारे पास इसको वाई एक्सिस आप रख लें, यहाँ पर एम एक्स और ये सी। तो इंटरसेप्ट जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप में आ जाएगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपने को बोला गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन्स जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पे, नॉट इंटेंसिटी पे। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे भी वेरी करे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब यदि आप लेमडा के केस में देखें तो लेमडा के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एच सी 1/λ माइनस 1/λ नोट। तो इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट रिलेशन दिया हुआ है। तो ये ग्राफ इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट ग्राफ हमारे पास बी और सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 19th में हमने को बोला गया है कि वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को पी और के ई से डिनोट किया गया है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है बोर ऑर्बिट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड बाई एन की। तो अपन यदि किसी पर्टिकुलर एक ही एटम के लिए बात करें, यानी जेड की वैल्यू को कांस्टेंट रख दें, तो वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/n की। तो हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से फ्लो हो रहा है। तो ये ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ग्राफ हो जाएगा। इस तरह रेडियस का एक्सप्रेशन अपन देखें तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n² बाई जेड की। तो जेड को कांस्टेंट रखा हुआ है तो आर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, का जो कि पैराबोला इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर के एन स्क्वायर आप इसको मान सकते हो, ठीक है, कि आप 1/z को एक कांस्टेंट वैल्यू आपने मान ली। तो हमारे पास पैराबोलिक कर्व होगा, तो यहाँ पे पैराबोलिक कर्व दिया हुआ है, ये भी सही है। फिर पोटेंशियल एनर्जी और 1/n के बीच में अपने को रिलेशन देखना है। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी या ई एन का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारे पास -13.6 z² और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी जो होता है वो 2 के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, -13.6 × 2 z²/n²। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगा k, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और हमारे पास -1/n², ये माइनस में होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास x² यानी -kx², पैराबोलिक कर्व है बट नेगेटिव पैराबोला आएगा, ये y आ जाएगा, और y इक्वल टू -kx²। तो इसलिए ये नेगेटिव पैराबोला आ रहा है। तो ये ग्राफ भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी और n के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है हमारे पास -1। तो इससे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा +13.6 z²/n²। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सिंपल k × 1/n², 1/n का होल स्क्वायर, ये सिंपल n है। तो हमारे पास यदि इसको अपन y मानते हैं और n को k/x², तो ये x²/y, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ दिया हुआ है, तो डी भी हमारा करेक्ट ग्राफ होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे चारों ही ग्राफ जो दिए गए हैं वो करेक्ट है, ठीक।
नेक्स्ट है 20th। इसमें बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो हमारे पास देखिए n की वैल्यू यदि 3 दी हुई है तो l की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या है, 0 1 2, क्योंकि l की वैल्यू हमेशा 0 टू n-1 तक रहती है। फिर आप ml की जो वैल्यूज़ है वो इनके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग रख सकते हैं। 0 के कोरस्पॉन्डिंग 0 होगी, 1 के कोरस्पॉन्डिंग में -1 0 +1 हो सकती है, और 2 के रेस्पेक्ट में हमारे पास -2 -1 0 +1 और +2 हो सकती है। ठीक, तो n इक्वल टू 3 यहाँ पे हो गया। l की वैल्यू यदि अपन देखें तो यदि 2 दी हुई है, 0 दी हुई है, तो ml की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तो ये कैंसिल हो गया। फिर l की वैल्यू 3 दी हुई है, n इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2, क्योंकि इससे कम ही होगा, तो ml की वैल्यू -2 हो सकती है, तो c हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, विच इज़ आर करेक्ट स्टेटमेंट नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन एम सेल। तो हमारे पास न्यूक्लियस से जब अपन इस तरह से सेल्स को नंबरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा k, l और m। यहाँ पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने सब शेल्स हैं, यदि n इक्वल टू 3 पे अपन बात करें तो n इक्वल टू 3 का मतलब है l इक्वल टू 0 1 2, ये हो गया s p और d। तो कितने सबसेल हो गए, 3 सबसेल, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन n सेल, तो k l m और इसके बाद में n, यानी n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप किस तरह से निकाल सकते हैं, n स्क्वायर से, तो n स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर विच इज़ 16, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर हमें बोला गया कॉपर, कॉपर हमारे पास जो दिया गया है वो कॉपर प्लस जेड 29 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो आर्गन 3d10 4s1 होता है। यदि आप कॉपर प्लस रखते हैं तो ये हो जाएगा आर्गन 3d10। तो यहाँ पर पेयर्ड है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, तो पैरा मैग्नेटिक ना होकर ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर हमारे पास है जीमॉन इफेक्ट एक्सप्लेन्स स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को जीमॉन इफेक्ट से समझाया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होगा वो होगा स्टार्क इफेक्ट, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अपने को करेक्ट स्टेटमेंट जो जो है वो ए बी और डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 22। 22 में हमें बोला गया इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्साइटेड फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट विच इज़ आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे पास फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू 5 से हमारे पास n इक्वल टू 1 स्टेट में ये आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, अपने को देखना है कि कोई भी सीरीज़ या कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो पी फंड सीरीज़ में हमारे पास नहीं आ रही है। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीजेज होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, इसके बाद हमफ्री होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हाइयर जो स्टेट होगी n2 वो 2 3 4 से इनफाइनाइट हो सकती है, और n1 जो होगा वो 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर n1 जो होगा वो 2 हो जाएगा, यहाँ पर n1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर n1 हमारे पास 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर n1 हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस जा सकती हैं, 5 to 1 आ सकती है डायरेक्ट, या आप सेल्स और बना दें, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। इसके अलावा 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 से 3, 4 से 3, इसके बाद 5 से 4। तो टोटल लाइन्स यहाँ पे काउंट करें अपन तो कितनी हो रही है, ये टोटल हमारे पास 10 लाइन्स हो रही है। तो ये पी फंड सीरीज़ में नहीं आ रहा है, पी फंड सीरीज़ में हमारे पास हाइयर स्टेट जो है वो 6 होनी चाहिए, 6 से 5 में लाइन आनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, टोटल 10 लाइन्स है। यूवी रीजन जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, लाइमन सीरीज़, ये यूवी रीजन है। और बामर सीरीज़ जो होती है वो कौन सा रीजन है, वो हमारा विजिबल रीजन है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है 4 स्पेक्ट्रल लाइंस ये हमारे पास यूवी रीजन में आ रही है, और ये हमारे पास किस में आ रहा है, विजिबल रीजन में। ठीक है,
तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर बोला गया है कि वन लाइन ऑब्जर्व इन ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज में n1 यानी लोअर स्टेट जो है 4 है, तो यहाँ पर ये एक लाइन हमारे पास ब्रैकेट सीरीज की भी आ रही है, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर चारों के चारों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। ठीक है।